स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते कड़कती धूप के नीचे एक आदमी खड़ा होता है कि हाथों में जंजीर होती है, उसका शरीर कांप रहा होता है। में बहुत से लोग सामने दिखाई देते हैं। इनमें से एक व्यक्ति जो समय को देख रहा होता है, में देखने के बाद वह अपनी वॉच बंद कर देता है, चिल्लाते हुए सभी को शांत होने के लिए बोलता है। और आगे बोलता है, हमारे महान दिवंगत सम्राट को नशीले पदार्थों की राक्षसी बुराई ने हमसे छीन लिया है। ये कानून के अनुच्छेद 47 अखंडन 1 के अनुसार यह अपराधी जिसने अवैध रूप से नशीले पदार्थों का उपयोग और बांटा, इसे तुरंत। यह सुनकर वह आदमी डरते हुए बोलता है, कृपया रुके, कृपया मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बोलता है, सिर काटकर मौत की सजा दी जाए। वह बोलते ही रस्सी छोड़ दी जाती है और उस आदमी का गला कट जाता है। उस आदमी का सर कटता देख सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, खुशी से बोल रहे होते मर गया। वहाँ पे सिर्फ एक लड़की जो बेहद ही डर गई होती है। यह देख वह कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड है। यह देख वह डर से अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। सीन कुछ देर बाद का होता है। कोई बोल रहा होता है, ओ यहाँ का माहौल काफी डरावना है। फिर भी ये राहत की बात है कि वह ग्रैंड ड्यूक अर्जेंट के लौटने से पहले ही पकड़ा गया। हमारी फीमेल लीड जो सर झुका के चल रही होती है। वह आदमी आगे बोलता है, कल्पना कीजिए अगर क्रूर ग्रैंड ड्यूक ने उसे पकड़ लिया होता, आपको नहीं लगता कि उसके पूरे परिवार को गिलोटिन पर भेज दिया गया होगा? वह कहते हैं कि पिछले युद्ध में उसने एक ही बार में कल्पेन राज्य के राजा का सर काट दिया था। ज्यादातर लोग उन्हें जीवित रखेंगे कम से कम बात करने के लिए। आपको बताता हूँ कि वह पूरी तरह से पागल है। अब जब युद्ध खत्म हो गया तो ग्रैंड ड्यूक को ज्यादा समय नहीं लगेगा राजधानी में लौटने के लिए। यह सुन अचानक ही उसकी बास्केट नीचे गिर जाती है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। वह नीचे झुक के अपनी बास्केट उठाने लगती है। उसे देख कोई बोलते इस व्यक्ति क्या यह गिल का प्रसिद्ध फार्मासिस्ट नहीं है? यह सुन वो जल्दी से अपना सामान लेकर भाग जाती है। कोई बोलता फार्मासिस्ट। एक आदमी खुशी से बोलता है, मेरे हाथ में जरा भी दर्द नहीं है, सच में सबसे अच्छी हो। पिछली बार जो आपने दवा लिखी थी वह अद्भुत थी। एक औरत बोलती है, हाँ सर। ऐसे बोलते मेरे बच्चे को बुखार पूरी तरह से ठीक हो गया है, यह सब आपकी बदौलत है। सभी लोग उसे धन्यवाद बोल रहे होते हैं। बोलता है, मैं नहीं जानता कि अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं क्या करता। वह भागते हुए सोचती है, हाँ कोई बात नहीं, जब तक ये मददगार है तब तक सब ठीक रहेगा। भागते हुए उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले की चीजें आ रही होती हैं। वह बोलती है, भले ही इसका मतलब वह शब्द का उपयोग करना हो, आखिरकार प्रभाव तो निश्चित है। मैं ये कर सकती हूँ यह सब ग्रैंड ड्यूक की मदद के लिए। वह बगैर रुके बस भागी जा रही होती है। वह रुकते हुए सोचते हैं, मुझे खोज को जल्दी ही पूरा करना होगा, इससे पहले कि मुझे ढूंढा जाए। ये सब वह सलून बिल्डिंग को देखते हुए सोच रही होती है। वह बिल्डिंग के अंदर आती है, उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है। वह सोचती है, यह क्या है, यहाँ बहुत शांति है। क्या सराय कभी इतना खाली रहा है? क्या सभी लोग फांसी या कुछ और देखने गए थे? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। यह सोचते हुए अपने कमरे के बाहर आके खड़ी हो जाती है। वह दरवाजा खोलने वाली होती है लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है, लेकिन वह इस चीज को नजरअंदाज करके दरवाजा खोल देती है। कमरे के अंदर आते हुए बोलती है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। यह कसकर बंद है। वह राहत की सांस ले रही होती है। तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पे जाती है जहाँ पे कोई बैठा होता है। वह बोलती है, हाँ ग्रैंड ड्यूक। ड्यूक उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ। हमें बताया जाता है ग्रैंड ड्यूक कैसे कॉल एजेंट। ड्यूक बोलते हैं, एलिन एलिलो। एलिन जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो बोलती हूँ, आप यहाँ कैसे? एलिन को जो समझ आता है उसने क्या बोला तो वो अपनी बात को ठीक करते हुए बोलती है, नहीं आप कब वापिस आए? सुन ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आपको बस इतना ही कहना था मुझसे। एलिन ड्यूक की तरफ देखते बोलती हूँ और जल्दी से सर झुकाते हुए हड़बड़ाते हुए बोलती है कि जीत पर बधाई। ड्यूक एलिन के पास आते हुए बोलते हैं, मैं आपके पास आकर आपके स्वागत की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप विजय समारोह की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैंने सुना कि जब मैं बाहर था तब आपने कुछ मनमोहक शरारत की थी। एलिन घबराते हुए बोलती है, क्षमा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ड्यूक एलिन के सामने आकर बोलते आप दवाई बना रहे हैं। सुन एलिन हैरान होती है। ड्यूक दूसरी तरफ देखते हुए बोलते, अफीम, क्या मैं गलत हूँ? एलिन बोलते योर ग्रेस। वो ड्यूक उसकी तरफ देखते। एलिन आगे बोलती है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह बहाना कि मैं केवल दर्द निवारक दवाई का शोध कर रही थी काम नहीं करेगा, और मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि जो भी साम्राज्य में नशीले पदार्थों का निर्माण बेचता है उसे मौत की सजा दी जाती है। वो ये भी जानना चाहिए कि मेरे पास के रूप में निष्पादन करने का अधिकार है। और उसके हाथों से टोकरी छूट जाती है। घुटनों के बल ड्यूक के सामने बैठ जाती है। घबराते हुए बोलती है, योर ग्रेस, मैं तो बस आपके काम आना चाहती थी योर ग्रेस। यह बताते हुए बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। आगे बोलती है, घायल सैनिकों के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ी मदद होगी। सच में मैं जानती हूँ कि ड्रग्स अवैध है, लेकिन ये सब सर झुका के बोल रही होती है। ड्यूक उसकी तरफ देखते हैं और उसके बालों को छूते हुए बोलते हैं, ओ डियर, और उसके सामने बैठकर प्यार से बोलते हैं, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके चेहरे को पकड़ कर ऊपर करते हुए बोलते, सुनो एलिन, जैसे कि होता है मुझे एक ग्रैंड डचेस की जरूरत महसूस हो रही है। बोलते हुए वह उसका चश्मा निकाल लेते हैं और ड्यूक खुद पहनते हुए बोलते, इसलिए एलन क्या हम शादी कर लें? एलन जो ड्यूक की बातों को ध्यान से सुन रही होती है। ड्यूक एलन की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। एलन सोचते हैं, क्या मैंने अभी सुना ग्रेस क्या इस तरह के चुटकुले बनाने वाले व्यक्ति हैं? मजाक नहीं है तो फिर क्यों? एलन घबराते हुए बोलती ड्यूक जो ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। एलन बोलती है, मैं। ड्यूक का अचानक ही एलन का चेहरा लाल दिखने लगता है।
उसकी आंखें जो डर से फैली होती हैं। एलन बोलती है मैं आपके साथ हिस ग्रेस। वहाँ पे सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। वह दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं मैं शादी नहीं करना चाहती। ड्यूक चश्मा सर के ऊपर रखते हुए बोलते हैं वह उसका सर सहलाते हुए बोलते हैं मेरे अभिमान को चोट पहुंची है। तुम मुझसे शादी करने के बजाय लोटिन पर अपना सिर कटवाना पसंद करोगी। एलन घबराते बोलती नहीं ऐसे नहीं है। ड्यूक बोलते हैं तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? या तो अपना सर कटवा लो या तो फिर किसी सुअर को बेच दिया जाएगा। एलन मासूमियत से बोलती है एक सुअर। ड्यूक हंसते हुए बोलते ने पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? दूसरी तरफ देखते हुए बोलते खैर ऐसा इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है हिस ग्रेस मुझे पसंद करे और यह साफ है कि आप केवल मेरी माँ अपनी नानी के कारण परेशान हैं। यकीन है कि मैं आपको एक बच्चे की जैसी दिखती हूँ और आपको निश्चित रूप से एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी, तो तुम्हें मेरे साथ ऐसे काम करने होंगे। ड्यूक बस उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। वह नीचे देखते हुए आगे बोलती है तो इसमें सक्षम नहीं होंगे। ड्यूक उसके चेहरे के करीब आते हैं और उसे किस करने लगते हैं। ड्यूक के अचानक किस करने की वजह से एलन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दोनों की किस गहरी होती जाती है। ड्यूक एलन से अलग होते हुए उसके होठों पे काट लेते हैं। ड्यूक एलन से अलग होकर उसका चेहरा देखते हैं जो बहुत ही लाल हो गया होता है। उसे देखते हुए बोलते हैं क्या अब आपको तसल्ली हो गई है? सीन थोड़ी देर बाद गाड़ी का होता है। कोई बोलता है हिस ग्रेस ने आदेश दिया हमें आपको सीधे घर लेके चलना है। एलिन से पूछता है कि आप ठीक हैं? हमें बताया जाता है रोटन हिस ग्रेस का शूरवीर है। एलिन गाड़ी के बाहर देखते हुए बोलती है सर रोटन। शर्माते हुए बोलती है हिस ग्रेस ने मुझे शादी के लिए पूछा है। रोटन बोलता है ऐसा है? यह सुन के एलिन बोलती है बस इतना ही है। उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आप हैरान नहीं है? वह अपने जेब में हाथ डालते हुए बोलते है कि ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अब जब आपको फांसी दी जाने वाली है लेडी एलिन। वह उसे कैंडी देते हुए आगे बताते हैं साम्राज्य के अंदर नशीली दवा पर प्रतिदिन सख्त होते जा रहे हैं। हिस ग्रेस ऐसी स्थिति में जहाँ उसे आपको बचाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा और क्योंकि उसे डचेस की जरूरत है इसलिए उसने सबसे अच्छा तरीका चुना। एलिन सर झुका के सारी बातें सुन रही होते हुए बोलती है कुशल। मन में बोलती है ये समझ आता है मेरी माँ हिस ग्रेस की आया थी के कारण मेरा परिवार ड्यूक के रूप में वर्गीत है। अगर मुझे ड्रग्स के साथ मिले होने के कारण फांसी दी जाए हिस ग्रेस के नाम को कलंकित करने से कुछ अलग नहीं है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव कुशलता पर आधारित है इसका मतलब ये है कि वह मेरी स्थिति में किसी और के भी साथ ऐसा ही करते। कैसी शादी जिसमें प्यार ना हो? रोटन एलिन को इतना शांत देखकर बोलते हैं किसी भी स्थिति में आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। भले ही आपको पसंद ना हो तो फिर भी आप ड्रग्स के साथ क्यों जुड़े? एलन बोलती मैं तो हिस ग्रेस की मदद करना चाहती थी। जब मैं बच्ची थी तो उनकी मदद लेने के अलावा कुछ नहीं किया और युद्ध में शक्तिशाली दर्द को दूर करने वाली दवाई की जरूरत थी। लेकिन आपको आखिर ये कैसे पता चला? तो उसको इतना हैरान देखकर बोलता है ये और भी ज्यादा हैरानी की बात है। आपने ये सोचा था कि इतनी मेहनत से अफीम खरीदने के बाद भी हिस ग्रेस को पता नहीं चलेगा? पहले तो मैंने सोचा आप अफीम के आदी हैं लेडी एलिन या कोई आपके साथ पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रहा है। यह सुन के एलिन परेशान होते हुए बोलती है मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ सर। रोटन आगे बोलते हैं हिस ग्रेस किसी भी मामले में यह सब आपके लिए कर रहे हैं लेडी एलिन, भले ही ये सब आपके लिए भारी बोझ हो। यह सुन के एलिन मुंह फुला लेती है। चश्मा ठीक करते हुए बोलती है मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। रोटन बोलता है मैं बस आपके पिता के बारे में सोच रहा हूँ। वह निश्चित रूप से आपके और हिस ग्रेस के लिए परेशानी के कारण बनेंगे। लीना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आप जानते हैं मेरे पिता कैसे हैं सर? रोटन एलन की तरफ देखते हुए बोलता हाँ, इसके अलावा हर कोई आपको देखने के लिए उत्सुक है। जब मैंने कहा कि मैं आज आपसे मिलने जा रहा हूँ तो उन सभी ने मुझे आपको अभिवादन भेजने के लिए कहा है। यह सुनकर एलिन खुशी से बोलती है क्या सब ठीक है? सर कासिन, सर मिसेल, सर डिएगो। अरे नहीं, मैंने एक कैंडी गिरा दी। एक ही बार में इतनी सारी चीजें पूछता देख है मुस्कुराते हुए बोलते बिल्कुल। इस बार वापस आते समय डिएगो ने आपके लिए गुड़िया और एक खरगोश उपहार स्वरूप खरीदा है। दूसरी तरफ ड्यूक अभी भी वहीं पे होते हैं। लीना की सर्च की डायरी देख रहे होते हैं। इतनी सारी डिटेल देख कर वह मुस्कुरा देते हैं और पढ़ने के बाद डायरी बंद करते हुए बोलते हैं अभी के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। घड़ी में 7 बजने वाले होते हैं। ड्यूक घड़ी को लगातार देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेसब्री से समय बीतने का इंतजार कर रहे हैं। 7 बजने के होते हुए बोलते सब कुछ उसके लिए। देर बाद वह दोनों कमरे में आ जाते हैं। कमांडर एलन को कुकी खाने के लिए देते हैं और बोलते हैं यहाँ चाय नहीं है। एलन सोचती है सभी समय में मुझे इसी तरह देखना। जब वह कांपते हुए बोलते योर एक्सेलेंसी, हमें लगता होगा कि मैं कितनी धन्य हूँ। वह अपनी नजरें उठा के सामने देखती है। उसके सामने कमांडर खड़े होते हैं। वो बोलते हैं योर एक्सेलेंसी। अपनी लाल आंखों से उसे घूर कर देखते हुए बोलते हैं योर एक्सेलेंसी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसे इतना घबराया देख के कमांडर हंस देते हैं। उसके मुंह में कुकी डाल देते हैं। एलन को खाने के लिए बोल रहे होते हैं। उन्हें सोचती है अभी उसके चेहरे पे क्या भाव थे, शायद मैंने इमेजिन किया होगा। अपनी सोच में खोई होती है। कमांडर उसके चेहरे पे से कुकी साफ कर देते हैं। जल्दी से अपने मुंह ढककर बोलती है मैं इसे कर सकती हूँ। ड्यूक उसकी हरकत को देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं इतना तनाव मत लो एलन, मानो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमांडर उसके करीब आते हुए बोलते हैं खैर एक किसके अलावा। वे अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पे रख देते हैं। सर झुकाकर बोलती है योर एक्सेलेंसी, सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हैं? कमांडर बोलते तुम मुझ पे शक क्यों कर रही हो? आप चाहते हैं कि मैं इसे साबित करूं? एलन घबराते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। वह दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है युद्ध के लिए जाने से पहले आपने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। कमांडर बोलते बेशक अब चीजें बहुत अलग है, लेकिन 7 साल काफी है किसी को बदलने के लिए। लेकिन युद्ध 3 साल तक चला। एलन बोलती ऐसे मत देखिए।
कमांडर मुस्कुराते हुए बोलते कैसे? एलियन परेशान होकर बोलती मुद्दा ये नहीं है। आगे बोलते शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुछ समय दीजिए। उस समय में खुद को समझा नहीं सकी। मोर्फिन दर्द निवारक दवाई से अलग है, वह बहुत ही खास है और निश्चित रूप से। कमांडर अपना सर एलन के सर पे रखते हुए बोलते हैं बताओ मुझे, यानी जब तुम्हें किस किया था तो तुम्हें नफरत हुई थी? दोनों के चेहरे बहुत ही करीब होते हैं। सोचते मुझे नफरत नहीं है, बेशक मैं इससे नफरत नहीं कर सकती थी। यह उस आदमी से किस था जिसे मैं 10 साल से प्यार करती थी। मैं यह बात ईमानदारी से नहीं कह सकती। मैं अपने शोध के कार्य को पूरा करना चाहती हूँ। यह सब इस तथ्य से आता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसकी आंखें जो सिर्फ कमांडर पे टिकी होती हैं। मैं जानबूझकर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह साहस करना भी। वह बोलती हाँ मुझे इससे नफरत थी। कमांडर का ध्यान एलन पर होते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम्हें झूठ बोलना हो तो अपनी आंखें बंद मत करना एलन। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलते ये झूठ नहीं है, मैं तो बस घबरा गई थी क्योंकि ये मेरा पहला मौका था। कमांडर उसके बात सुनकर हंसते हुए बोलते हैं हमें तब तक प्रयास करना चाहिए तक आपको इसकी आदत न पड़ जाए। इनकी ये बात सुनकर एलन का मुंह खुल जाता है। एलन शर्माते बोलते नहीं हम नहीं कर सकते। वह बोलती मैंने अभी कुकी खाई है और मैंने अभी अल्कोहल भी पिया है। बोलते हुए अपना चेहरा कमांडर से छुपा रही होती है। कमांडर उसके चेहरे पे हाथ रखते हैं। एलन बोलते तो अभी कुछ आगे बोल पाती इससे पहले कमांडर उसके गर्दन पे किस कर लेते हैं। एलन बोलती है रुके ये अजीब महसूस हो रहा है। वह सोफे के साइड में जाते हुए बोलती है योर एक्सीलेंसी। कमांडर उसके बात को अनसुना करके उसके गर्दन पे किस कर रहे होते हैं। फिर वह अपना हाथ एलन के कमर पे रख देते हैं जिससे वह हैरान हो जाते और चिल्लाते हुए बोलते रुक जाइए। यह सुन के कमांडर रुक जाते हैं। वह उसका हाथ पकड़ के अपनी सीने पे रखते हैं और बोलते हैं एलिना कल इंपीरियल पैलेस आना है। कमांडर उसके हाथ पे किस कर लेते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं जीत के भोज में भाग ले और मुझे बधाई दे। वह उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए बोलता आप ऐसा कर सकते हैं ना। कुछ देर बाद डियागो ड्राइवर से बोलता है यंग लेडी को सुरक्षित ले जाओ। ड्राइवर बोलता हाँ सर, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। डियागो गाड़ी को जाता देख बोलता है बकवास। जिस बदलाव के दौरान उससे मिलना पड़ा। वह अपने सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है रूटेन को उससे टकराना चाहिए था, मैं ही क्यों। वह गहरी सांस छोड़ते हुए बोलते कोई परवाह नहीं। इस बार डियागो कहीं जा रहा होता है। उसके चलने की आवाज अंधेरे में गूंज रही होती है। वह एक कमरे का गेट खोलकर अंदर आते हुए बोलता है योर एक्सीलेंसी यंग लेडी अभी। वह कुछ आगे बोल पाते इससे पहले कोई बोलता है सर डियागो। वह अपने पैर के पास देखता है, वहाँ पे एलिना के पापा होते हैं जो डियागो का पैर पकड़ के बोल रहे होते हैं मुझे छोड़ दीजिए। उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। वह डियागो को देखते हुए बोलते हैं एलन मुझे ढूंढ रही है। गिड़गिड़ाते हुए बोलता है धरती पर क्यों, तुमने मुझे इतनी भयानक जगह पर क्यों घसीटा। तभी कोई बोलता है डियागो की नजर सामने जाती है। वहाँ पे कमांडर होते हैं जो अपने चेहरे पे लगा हुआ खून पोंछ रहे होते हैं। वह मुस्कुराते बोलते हैं अलीना को ड्रिंक मत देना। ये सुन के अलीना के पापा कमांडर को देखते हैं। कमांडर आगे बोलते हैं अब से हर एक बोतल छुपा दो। वो सर झुका के बोलते हैं हाँ योर एक्सीलेंसी। कमांडर अलीना के पापा का बाल खींचते हैं, उसके पास आकर बोलते हैं क्या आपके पास कुछ बेचने के लिए बचा है बोरन। कमांडर को इतना पास देख के घबरा रहा होता है। वह गिड़गिड़ाते बोलते कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं अलीना को बेचने की कोशिश नहीं करूंगा। कमांडर बोलते ओ डियर हमने अभी तक शुरू नहीं किया। डियागो कमांडर को देखते हुए सोचता है वह अच्छे मूड में दिख रहा है लेकिन वास्तव में बदल गया है ना। वह अपनी लाल आंखों से अलीना के फादर को घूर रहे होते हैं। उसके चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कान होती है जिसे कोई भी देख ले तो उस पर फिदा हो जाए। बताया जाता है 6 महीने पहले कल्पेन राज्य है। वहाँ का एम्परर घबराते हुए बोलता है मैं आपके एम्परर को जानता हूँ अब से। हम देखते हैं महल में चारों तरफ लोग मरे हुए होते हैं। वहाँ पे कुछ लोग सैनिक के कपड़े पहने हुए खड़े होते हैं। एम्परर घुटने को बल एक आदमी के सामने बैठा होता है। एम्परर घबराते हुए बोलते कल्पेन का राज्य साम्राज्य के अधीन है। उस आदमी ने अपना चेहरा हाथों से ढका होता है, उसके सिर्फ लाल आंखें दिख रही होती है। वह आदमी बोलता 7 साल पहले था या नहीं था। वह बोलता आखिरकार आप वापस आ गए। यह बोलते हुए कमांडर का चेहरा बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एम्परर तो डर के मारे नीचे देख रहा होता है। वह अपनी तलवार एम्परर के चेहरे के पास करता है। एम्परर डरते बोलते रुक जाइए आपको क्या चाहिए। वह कुछ आगे बोल पाते इससे पहले उसका गला कट जाता है। यह सब इतनी जल्दी से होता है कि किसी को भी कुछ नहीं पता चलता। उसका ताज दूसरी तरफ गिरता है। वह गुस्से से मरे हुए एम्परर का शरीर को देख रहा होता है। उसके चेहरे पे खून के छींटे पड़े होते हैं। कोई बोलते योर एक्सीलेंसी अगर आपने उसे जिंदा रखा होता तो बाद में उसकी योग्यता का आंकलन किया होता तब भी बहुत देर नहीं होती। शायद यही कारण है कि आपने उसे तुरंत ही फांसी दे दी। वह आदमी वहाँ से जाते हुए बोलते मैं एलन से शादी करना चाहता हूँ। यह सुन के उसके सभी नाइट हैरान हो जाते हैं। एक सिपाही बोलते हुए बहुत ही बोझिल महसूस करेगी। वह आदमी वहाँ से जाते हुए बोलते मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्लोटिन पर उसका सर काटे जाने से बेहतर ही है। यह सुनकर एक नाइट बोलता है क्या कौन हिम्मत करेगा उस लेडी के गर्दन पे हाथ रखने की। वह आदमी आसमान को देखते हुए बोलता है किसी चीज से ज्यादा आसमान में चील उड़ रही होती है। वह खुद से बोलते हैं मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा और सीन प्रेजेंट का हो जाता है और कमांडर हंस रहे होते हैं। अगले दिन चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। टीना लोगों के बीच में होती है। वह लोगों से टकराने की वजह से माफी मांग रही होती है। वह सामने का नजारा देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने नाइट की रैली निकल रही होती है। क्योंकि सभी लोग उनके जीत के आने की खुशी मना रहे होते हैं। बैंड बाजा बज रहे होते हैं।
जो उस दृश्य से मिलकर बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। अलीना सामने का नजारा देख के खुश हो रही होती है क्योंकि सबसे आगे कमांडर की गाड़ी जा रही होती है। चिल्लाते बोलते ट्राउन साम्राज्य की जय, हिज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक एजेंट की जय हो। वह शाही ड्रेस में बहुत ही सुंदर दिख रहे होते हैं। अलीना सबसे आखिरी में खड़ी होती है। वह कमांडर को देखते हुए सोचती है, हिज एक्सेलेंसी वह सचमुच चमक रहे हैं। यह देखकर वह वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाती है। वह वहाँ से जाने लगती है। लोग बोल रहे होते क्या हुआ, कोई बोलते क्या हो रहा है, तो कोई बोलते हिज एक्सेलेंसी नीचे आ गए हैं। ये सुन के एलिन वहीं पे रुक जाती है। तभी एक नाइट बोलता है सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ, सभी लोग हिज एक्सेलेंसी को सल्यूट करो। अलीना पीछे मुड़कर देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कमांडर उसे फूल देते हुए बोलते तुम बिल्कुल इसकी तरह दिखती हो, ये तुम्हारा है। यह बोलते हुए वो एलिना को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। मैं ड्यूक बोलूंगी अब से। वह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अलीना को लोगों की बातें सुनाई देती है जो बोल रहे होते हैं क्या भीड़ में नाइट भी थे, क्या ये दुर्घटना के कारण हुआ था। वह कितना विचारशील है। जैसा कि उम्मीद थी ग्रैंड ड्यूक से। सभी लोगों की नजर एलिना पे होती है। कोई बोलता है तो वह औरत कौन है, तो कोई और बोलता है पृथ्वी पर कौन हिम्मत करेगा ग्रैंड ड्यूक को लिली सौंपने के लिए। एलिना उनकी बातें सुनकर परेशान हो रही होती है, लेकिन कोई और भी था जो उन पे नजर रखे हुए था। एक औरत अपनी छत पर बैठे यह नजारा देख रही होती है। ड्यूक कैसे एलिना के पास जाकर उसे फूल दे रहे होते हैं। उनके वक्त एलिन के घर के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। एक आदमी बोलता है हिज एक्सेलेंसी ने कपड़े और ज्वेलरी भेजी है। घर के अंदर एक औरत चलते हुए बोलती है परेशानी से, विक्ट्री बैंक्वेट के लिए बहुत ही कम समय बचा है, हमें तैयारी करने में जल्दी करनी चाहिए। मुझे पहले आपको किस चीज में मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एलिना सोफे पे सिमटी हुई बैठी थी। वह बहुत ही परेशान होती है। वह औरत बोलती है कि मुझे पहले आपके बालों में मदद करनी चाहिए। एलिना उसकी बातों का जवाब नहीं देती है। वह अपने मन में सोचती है क्यों वह ऐसा कुछ करेगा, उन्हें जरूर पता होगा कि राजधानी में क्या हंगामा मच जाएगा। वह खुद के प्रतिबिंब को फ्लावर पॉट में देखती है। एलिना को अपनी माँ की बात याद आती है जो बोलती है राजकुमार निश्चित रूप से साम्राज्य के प्रकाश बन जाएंगे। मुझे उनकी नरसेनानी होने पर बहुत ही गर्व है। तुम्हें भी राजकुमार की मदद करनी होगी लिली। छोटी एलन ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रही होती है। उसकी माँ उसे चश्मा देते हुए बोलती है इसलिए उन शर्मनाक आंखों को ढकना बेहतर होगा। आप समझ गई अपनी माँ के शब्द है ना। एलिना उस औरत से बोलती है मुझे किसी भी सजावट की जरूरत नहीं है। ये सुन के वह औरत हैरान होते बोलती है, लेकिन एलिना उसकी बात को बीच में रोकते बोलती है अभी क्या आप मुझे ड्रेस पहनने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड ड्यूक की हवेली कोई कहता है आज का मार्च हिज एक्सेलेंसी ग्रैंड ड्यूक ने किसी औरत को एक फूल दिया है। वह बोलता है मैंने इसे खुद नहीं देखा है, लेकिन वह कहते हैं कि दुनिया में उसके जैसी सुंदरी मौजूद नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं वो महान एक कुलीन घराने की औरत है। कोई बोलता है तो क्या पहले से ही ग्रैंड डचेस का फैसला हो चुका है। औरत बोलती है वह सचमुच बहुत ही खूबसूरत होगी ना, मुझे उससे जलन हो रही है। वहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती है तभी वहाँ पे एलन आ जाती है। वह लोगों को देखते हुए सोचते हैं क्या यहाँ आना गलती थी, लेकिन अभी भी उसे कल रात की बातें याद आती है। ड्यूक ने उसे पार्टी में आने के लिए बोला होता है। एलिना चलते हुए सोचती है अगर मैं उसे जल्दी से नमस्कार करके चली जाऊँ। तभी उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है। एलिना जल्दी से उससे माफी मांगती है। वह औरत बोलती ओ माय आप जरूरी बैरन ललाइट की बेटी होंगी ना सही। एलिना उस औरत को देखकर बोलती ये व्यक्ति। वह याद करती है कोई बोलता है डॉक्टर फार्मासिस्ट, क्या आपने हिज ग्रेस सम्राट की सगाई के बारे में खबर सुनी। एलिना बोलती हाँ मुझे लगता था कि ग्रैंड ड्यूक ऑफ पैरावेलनी का घर था। वह आदमी हंसते हुए बोलता है जैसा कि सोचा था, क्योंकि ये इतनी लोकप्रिय फार्मेसी है इसलिए खबर तेजी से फैली है। एलिना हंसते हुए बोलती है मैंने इसे आज की अखबार में देखा। वह कहते हैं कि महारानी का मूल इरादा मैच नहीं था द एम्परर, लेकिन ग्रैंड ड्यूक अर्जांट बताया जाता अर्नोन वॉल पैरावेलनी सम्राट के मंगेतर। एलिना उसे देखकर अपने ही सोच में खो गई होती है। खुद से बोलती है लेडी पैरावेलनी। एलिना हैरान हो जाती है क्योंकि वह काफी देर से उन्हें देख रही होती है। वह जल्दी से बोलती है हेलो माँ लेडी ऑलनॉल। ये बोलते हुए वो बहुत ही घबरा रही होती है। वहाँ पे तीन औरत आके बोलती है हे भगवान आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं, आपकी ड्रेस भी बहुत ही सुंदर है। उनमें से एक औरत बोलती है ईमानदारी से ट्रांस साम्राज्य की लिली आप पूरी तरह से फिट बैठती हैं। एलिना उनकी बातें सुनकर मन में बोलती है लिली मुझसे भी ज्यादा। जब ड्यूक ने पहली बार उसे गोद में उठाया होता है ऐसा लगता है कि ये उपनाम उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। उनमें से एक औरत की नजर एलिना पे जाते हुए बोलती है ये औरत कौन है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले उसे कभी देखा है। पैरावेलनी बोलती है वह औरत जिसे ड्यूक ने फूल दिया था मार्च के समय। एलिना उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है। वह औरत बोलती है क्या। औरत बोलती है अरे बाप रे, एक अनोखी सुंदरता होने की अफवाह की तुलना में वह थोड़ी। वह औरत एलिना को घूर कर देखते हुए बोलती है अफवाहें हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। तो दूसरी औरत बोलती है इसका मतलब है कि ग्रैंड ड्यूक की मंगेतर की कहानी बकवास थी। पैरावेलनी बीच में आकर बोलती है आप सब कितने भयानक हैं। एक्सेलेंसी वह व्यक्ति है जो जरूरतमंद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेडी एलेरोड उनके समर्थन में आने वाले अनेक लोगों में से एक है। ऐसी बातें फैलाने से एक्सेलेंसी के दयालु दिल पर बोझ बढ़ता है। आपको लेडी एलेरोड से माफी मांगनी चाहिए। एलिना उन्हें देखकर मन में सोचती है ये क्या है। वह तीनों माफी मांगते हुए बोलती हमें नहीं पता था कि उसे सिर्फ समर्थन मिल रहा था। पैरावेलनी जो तिरछी नजरों से एलिन को देख रही होती है।
एलिना बताती है किसी तरह थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन आगे कुछ सोचती इससे पहले ही सर रोटेन आकर बोलते हैं, लेडी एलिना आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, कोई आपका इंतजार कर रहा है लेडी एलिना। एलिना बोलते है सर रोटेन। एलिना बोलती है आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है माय लेडी, मुझे आशा है कि हम अगली बार मिलेंगे। यह बोलकर वह सर रोटेन के साथ वहाँ से चली जाती है। वे सभी औरतें उसे जाता देख बोलती हैं, क्या वह आदमी ग्रैंड ड्यूक का नाइट नहीं है? ग्रैंड ड्यूक का नाइट उस औरत के पास क्यों जाएगा? वह एक नौकर को भेज सकता था, फिर वह खुद क्यों गया? इसे सिर्फ समर्थन कहना थोड़ा अजीब लगता है। पैरा वैलनी एलिना को जाते हुए देख रही होती है। रोटेन चलते बोलते आने के लिए धन्यवाद लेडी एलिना, इस एक्सीलेंसी सचमुच बहुत ही खुश होंगे। यहाँ की यात्रा आरामदायक थी। क्या मैं आपका डांस कार्ड देख सकता हूँ? मुझे खुद तुम्हें ले जाना चाहिए था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। एलिना जल्दी से बोलती अरे नहीं, इस एक्सीलेंसी ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था, इसलिए मैं काफी आराम से आ गई। उन्होंने मुझे कपड़े पहनाने में मदद करने के लिए किसी को भेजा, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे बस कपड़े पहनने में उनकी मदद ले लेनी चाहिए थी। किसी तरह मुझे लगा कि मैं बहुत ही अलग दिख रही हूँ। रोटेन बोलती है नहीं, पीछे से डियागो चिल्लाते हुए बोलते ओ डियर, नहीं माय लेडी, अगर आपने और भी अधिक ढंग से कपड़े पहने होते तो ये बहुत ही प्रभावशाली होता। रोटेन उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया होता है। एलिना बोलती सर डियागो सांस छोड़ते हुए बोलता है राजधानी का हर एक आदमी आपके चारों तरफ इकट्ठा हो गया होता। लीना चारों तरफ देखते हुए बोलती है सर मिशेल और सर सैनोन के बारे में क्या? मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें देखूंगी। डियागो बोलते हुए दोनों थोड़ी देर में आएंगे, हो सकता है कि वह कभी आ ना पाए। एलिना बोलती है सचमुच मैं उन दोनों को देखना चाहती हूँ, कितनी दुख की बात है। डियागो हंसते हुए बोलते है ऐसा मत कहो, चलो जल्दी ही सब मिलकर चाय पिए। मैंने एक खरगोश और गुड़िया खरीदी है, वो सचमुच बहुत ही अच्छी है, वह बिल्कुल आपकी तरह दिखता है माय लेडी। एलिना मन में सोचती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तभी कोई बोलता है लेडी एलिना। तीनों की नजर सामने जाती है। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है वास्तव में ये लेडी एलिना है। उसके साथ वाली औरत बोलती है क्या सच में? वह बोलते हैं आप कितने बड़े हो गए, कितने साल हो गए हैं। क्या बोलते हैं क्या तुम्हें मेरी याद आई जब हम 12 साल के थे? क्या बोलती है मैं जब तुम 15 साल की थी। वह लोग इसी तरह बातें करते हैं। कुछ देर बाद एलिना के हाथ में एक कार्ड होता है। रोटेन हंसते बोलता है आपका डांस का कार्ड पहले ही भर चुका है। सेलिन हंसते बोलती है हाँ मैं जानती हूँ। वह कार्ड को देखते हुए मन में सोचती है सिर्फ एक लाइन को खाली क्यों छोड़ा गया। रोटेन बोलता है लेडी एलिना हम ग्रीन हाउस पहुंच गए। लीना सामने देखती है, उसकी नजर ग्रीन हाउस पर जाती है जो बेहद ही खूबसूरत दिख रहा होता है। रोटेन बोलता है वहाँ हाल ही में नए पौधे लगाए गए हैं, उनमें से कुछ आपके शोध में मदद कर सकते हैं। एलिना बोलती है सचमुच? रोटेन हंसते हुए बोलता है हाँ, आप अपना समय लेके चारों तरफ देखें। एलिना ग्रीन हाउस के अंदर जाते हुए बोलती है और सर रोटेन आप? रोटेन बोलता है मैं वापस बॉल रूम में जा रहा हूँ। वह बोलते हैं आनंद ले, ये बोलते हुए उनके गाल लाल हो जाते हैं। वापस आते समय कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सुन के वे सर रोटेन की तरफ देखती है और ग्रीन हाउस के अंदर चली जाती है। वे ग्रीन हाउस को देखते हुए बोलती है कितना बदल गया है। जब मैं छोटी थी इस एक्सीलेंसी के कारण हर दिन मैं यहाँ आई। यह एक ऐसी जगह थी जो मुझे सारी परेशानियाँ भूलने पर मजबूर कर सकती थी। इतने समय बाद ये एहसास। तब ड्यूक वहाँ पे आते बोलते मुझे भी इससे शांति मिलती है। बात सुन के एलिना पीछे पलट कर देखती, वहाँ पे ड्यूक खड़े होते हैं, बेहद ही सुंदर दिख रहे होते हैं। वे अंदर आते हुए बोलते स्वागत है एलिना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोबारा बोलते स्वागत है। एलिना बस शांति से उन्हें देख रही होती है। एलिना मन में सोचती है हिज एक्सीलेंसी यहाँ क्यों आए हैं। तभी वे होश में आती है। ड्यूक हैरान होते कि एलिना को क्या हुआ। वह जल्दी से उन्हें ग्रेट करके और उनके विजय के लिए बधाई देती है। वह सर ऊपर करके ड्यूक को देखती है जो हंस रहे होते हैं। वह भी सर झुका के बोलते धन्यवाद लेडी एली रोड। घबराते बोलते मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं अभी भी इस तरह के शिष्टाचार में अच्छी नहीं हूँ। ड्यूक हंसते बोलते नहीं तुम ठीक हो। कार्ड पकड़ते बोलते सबसे जरूरी बात यह है कि तुम भी मेरे साथ एक डांस करना चाहती हो। एलिना ड्यूक को देखती है जो कार्ड में अपना नाम लिख रहे होते हैं। ड्यूक कार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलते यहाँ। एलिना कार्ड को देखती है जहाँ पर पहली लाइन में ड्यूक का नाम होता है। ड्यूक बोलते एलिना क्या गलत है? एलिना बोलते मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे डांस के लिए पूछेंगे। मैं डांस में अच्छी नहीं हूँ, मुझे कभी उसका पूरा लेसन नहीं मिला। ड्यूक बोलते एलिना क्या तुम भूल गई? आपको आपका पहला डांस किसने सिखाया? हम देखते हैं छोटी एलिना ड्यूक का हाथ पकड़कर उनके साथ अपना पहला डांस करती है। एलिना बोलती है ये सही है, मुझे बार बार अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि यह कोई सपना नहीं था। छोटी एलिना डांस करते हुए हंस रही होती है। ड्यूक भी बहुत ही खुश होते हैं उसके साथ डांस करते हुए। एलिना डांस करते हुए व्हाइट लिली की तरह लग रही होती है। वह उस समय भी व्यस्त होगा जब उसकी माँ को ड्यूक और उसके डांस के बारे में पता चलता है। डांस जैसी बेकार चीज पे हिज ग्रेस का समय बर्बाद किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? एलिना अपनी माँ से बार बार माफी मांग रही होती है। एलिना बोलती है मैं गलती थी माँ। ड्यूक एलन का चेहरा ऊपर करते हुए बोलते हैं आप किस बात पर इतनी चिंता में डूब गए? एलिना जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलती है आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या आपको बॉल रूम में जल्दी वापस नहीं जाना चाहिए? सब आपका इंतजार
इंतजार कर रहे होंगे। ड्यूक बोलते खैर मैं पौधे देखने के लिए थोड़ा समय निकाल सकता हूँ। उसे पेड़ के बारे में बताते हैं जिसे वे देखने के लिए उत्सुक है। तो आइए साथ में मिलकर देखते हैं। अलीना बोलते हुए झूठ है, वो पौधे की परवाह नहीं करता है। अलीना ड्यूक को धन्यवाद बोल के वह उनके साथ जाने लगती है। चलते हुए बोलती है उस लिली के लिए जो आपने मुझे पहले दी थी, और कपड़े भले ही मैंने सही ढंग से कपड़े नहीं पहने, मैंने सोचा था कि मैं नमस्कार करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं डांस करूंगी। ड्यूक ध्यान से ही एलिन की बातें सुन रहे होते वो बोलते हो। एलिना की नजर कैमेलिया पेड़ पे जाती है। मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा है, ये पहली बार है जब मैं इसे देख रही हूँ। इसका इस्तेमाल खून को रोकने के लिए किया जाता है। ये पत्तियों को देखो कितनी अनोखी दिख रही है, ये कहते हैं उसकी आंखें चमक रही होती है। कैमेलिया के पेड़ की विशेषताएं बता रही होती है। उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसके पास जाते हुए बोलते हैं एलिना क्या तुम्हें इस तरह के फूल पसंद है? एलिना बोलती है ऐसा नहीं है कि वह मुझे पसंद है, वह बस सुंदर दिखते हैं। ड्यूक अपना हाथ पौधों को छूने के लिए बढ़ाते हैं। एलिना अचानक ही हैरान हो जाती है क्योंकि ड्यूक ने उस पौधे की लकड़ी को बहुत ही कसकर पकड़ा होता है। एलिना चिल्लाते योर एक्सेलेंसी आप क्या कर रहे हैं? अपना हाथ ड्यूक की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है आप इसे बिना पकड़े इसके बारे में नहीं बात कर सकते। इस तरह के पौधे बहुत ही जल्दी नुकसान हो जाते हैं। यह सुन के ड्यूक अपने सेंसेस में आते हैं। वे अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ये देख के एलिना राहत पाती है। ड्यूक बोलते माफ करना एलिना। वे ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैं इन दिनों ठीक दिमाग में नहीं हूँ। एलिना पूछती है कि आपको कुछ परेशान कर रहा है? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लूटीन पर आपका सिर लगभग कट गया था। एलिना उसे देखती हुई सोचती फिर भी वह कभी भी इतना सहज नहीं था, यहाँ तक कि जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा तब भी नहीं। पिछले 3 सालों में आखिर क्या हुआ वह सोच रही होती है तभी ड्यूक की आवाज आती है शादी 1 महीने में होगी। मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो, लेकिन कम से कम न्यूनतम तैयारी की तो जरूरत है। ये सुन के एलिना बोलती है हिज एक्सेलेंसी के बारे में पक्का कोई दूसरा रास्ता भी होगा। मुझे पहले ही उनकी अधिक दया मिल चुकी है जितना मुझे मिलनी चाहिए थी, और शादी ही फांसी से बचने का एक रास्ता नहीं हो सकता। ड्यूक एक नजर ऊपर की तरफ देखकर बोलते हैं एलिना। यह बोलकर वे उसे अपने करीब खींच लेते हैं। एलिना बोलती है योर एक्सेलेंसी। हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे किलर खड़े होते हैं जिनके हाथों में डैगर था, ड्यूक को मारने के लिए आए होते हैं। ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं एक पल के लिए क्या आप अपनी आंखें बंद कर लेंगी? ये बोलते हुए वे किलर्स को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ पार्टी हॉल में एक लड़की भागते हुए आती है। डियागो और रूटेन के पास जाकर बोलती है एलिना के बारे में क्या? ये सुन के वह सामने देखते हैं। वह लड़की हाफते हुए बोलती है ये मत कहना मुझसे, क्या सारे डांस रिक्वेस्ट पूरे हो गए हैं मेरे बिना? हमें बताया जाता है वह कैशियर की नाइट मिशेल है। डियागो उस पर हंसते हुए बोलते हाँ सब हो गया, तुम्हें और जल्दी आना चाहिए था। मिशेल बोलती धिक्कार है उन कमीनों पर। रूटेन बोलते सैनोन के बारे में क्या? मिशेल अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलती अभी तक नहीं। अभी एक आवाज घुसती है आज से पहले खत्म नहीं हुआ होगा। वे तीनों हैरानी से सामने की तरफ देखते हैं। मिशेल चिल्लाते हुए बोलती है वह क्या है? ड्यूक हॉल के अंदर आते हुए बोलते हैं। सभी लोगों की नजर गेट पे जाती है। ड्यूक और एलिना खड़े होते हैं। ड्यूक बोलते हैं मैं जानता हूँ कि ये मेरी जीत का जश्न मनाने के लिए है, लेकिन फिर भी एक हत्या का प्रयास हुआ है। यह सुन के सभी लोग गड़बड़ा गए होते हैं। आगे बोलते हैं हमेशा की तरह वही आधे अधूरे तरीके मन से लगाते हैं। हम देखते हैं ड्यूक खून से लथपथ होते हैं। उनके खून से लथपथ हाथ एलिना के कंधे पे होते हैं। बगल में एलिना डरी सहमी खड़ी होती है। सभी लोग ड्यूक की इस तरह की हालत देख के घबरा रहे होते हैं और पूरा हॉल खून की गंध से भर गया होता है। ड्यूक आगे बोलते हैं मैं आपको इरादों को अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं आपका जल्दी ही जवाब दूंगा। और हंसते बोलते हैं आप इसका इंतजार कर सकते हैं। सीन एलिना के बचपन का होता है। छोटी एलिना बोलती है महाराज वास्तव में पौधों से प्यार करते हैं ना? तो क्या आपने मुझे पहले जो पौधों का विशाल संग्रह दिया था उसे पढ़िए। ड्यूक कुछ नहीं बोलते हुए शांति से छोटी एलिना को देख रहे होते हैं। वह चाय का कप देखते हुए बताती है। वह उन्हें पौधों के बारे में बताती है। यह बताने के बाद वह चाय पीने वाली होती है। ड्यूक उसे चाय पीने से रोक देते हैं। उनकी नजर उस नौकर पे जाती है जिसने एलिना को गर्म चाय पीने के लिए दी होती है। वह उस नौकर को चाय पीने के लिए बोलते हैं। नौकर डरते हुए बोलता महाराज। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ कर बोलता है मैंने एक गंभीर पाप किया है, कृपया बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। ड्यूक बोलते मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए बोला दिया कि भीख मांगने के लिए नहीं। वह अपने नाइट को इशारा करते हैं। नाइट जबरदस्ती उस नौकर को गर्म चाय पिला रही होती है जिससे उस नौकर की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। चाय का कप टूटा हुआ देखकर ड्यूक बोलते हैं इतनी शर्म की बात है, एक चाय के कप की इतनी बर्बादी। वह एलिना की तरफ देखकर हंसते हुए बोलते हैं ऐसे लगता है आप चाय नहीं पी सकती, बजाय आप एक कुकी लें। ड्यूक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि एलिना कांप रही होती है। वह अपना सर ऊपर करके रोते हुए बोलती है महाराज आपने मुझे डरा दिया। ड्यूक भी परेशान हो गए होता है एलिना को रोता देख। प्रेजेंट का होता है एलिना के घर का। एलिना सोफे पे लेटे हुए ये सोच रही होती है अब भी वह लोग थे जिन्होंने सबसे पहले हिज ग्रेस को मारने की कोशिश की थी। एलिना को रात की बात याद आती है। ड्यूक ने सभी किलर को मार दिया होता है। एलिना के कपड़ों पे खून लगा होता है और उसकी आंख आंसू से भरी होती है। वह खुद को समझाते हुए बोलती है ये आत्मरक्षा थी। यह तरीका शायद क्रूर होगा निश्चित रूप से, लेकिन ये सब सहना उनके लिए कठिन होगा। अभी एलिना की नजर टेबल पर रखे बॉक्स पे जाती है। आपकी रक्षा करने के बजाय मैं बस यही सोच रही थी कि मैं कितनी डरी हुई थी। वह बॉक्स को उठा लेती है। वह उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक घड़ी होती है। मैंने इसे तब के लिए बचा के रखा था जब तुम वापस आओगे।
मेरा मतलब है मुझे आपको ये तोहफा देने का मौका चाहिए। तभी किसी की आवाज आती है, बैरन एली रोड, क्या आप अंदर हैं? एलिना सोचती है घर के बाहर कौन है। वह जाकर गेट खोलती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। एलिना बोलती है, आप कौन? इस समय पापा बाहर हैं। वह आदमी बोलता है, क्या तुम एलिना एली रोड हो? वह बोलती है, हाँ मैं ही हूँ एलिना। यह सुन वह आदमी हंसते हुए उसके बालों को ऊपर करके उसकी आंखों को देखते हुए बोलता है, जैसी आशा थी, बोरोन ने कहा था कि आपकी आंखें सचमुच रहस्यमयी हैं। अचानक हुई इस हरकत से एलिना डर गई होती है। वह बोलती है, ये क्या है? वह अपने हाथों की पकड़ एलिना के कंधे पर मजबूत करते हुए बोलता है, बैरन एली रोड ने मुझे कुछ बेचने का वादा किया है, यहाँ तक कि पहले भुगतान भी ले लिया, लेकिन मैंने कितना भी इंतजार किया, वस्तु कभी नहीं आई। एलिना पूछती, उसने आपको क्या बेचने का वादा किया था? वह आदमी बोलता है, उसके पास केवल एक ही चीज बची थी, उसकी बेटी। यह बोलते हुए उसके चेहरे पे बहुत ही गंदी हंसी होती है। एलिना उसकी बातें सुनकर घबरा गई होती है। वह बोलता है, उसने तुम्हें बेच दिया है मुझे, मेरी दुल्हन के रूप में। एलिना उसकी बातें सुनकर डर गई होती है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है, उसके पिता ने उसे बेच दिया है। वह आदमी आगे बोलता है, मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली है, लेकिन दुल्हन अभी तक नहीं आई है। एलिना को समझ नहीं आता अब वह क्या करे। वह आदमी अपनी जेब में से एक कागज निकालते हुए बोलता है, खैर ऐसा लगता है आपको इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं 3 दिनों में वापस आऊंगा। अपने प्रियजनों को पहले से अलविदा कह देना बुद्धिमानी होगी। एक बार अपने देश को छोड़ देंगे तो वापस नहीं आएंगे। यह बोलकर वह कागज घेर के वहाँ से चला जाता है। साइरिन की नजर अपने पिता के साइन पे जाती है। वह शांत दरवाजे के सहारे खड़े होकर सामने की तरफ देखती है। एलिना अपने ख्यालों में खो जाती है। ड्यूक उससे बोलते हैं, आप मना क्यों कर रही हैं? जब उन्होंने एलिना से शादी करने के लिए पूछा होता है, या तो आपका सर काट दिया जाएगा या तो तुम्हें सुअर को बेच दिया जाएगा। यह याद करके वह अपने मन में बोलती है, हिज एक्सेलेंसी पहले से ही सब कुछ जानते थे। शाम के वक्त ड्यूक महल एक आदमी केक रखते हुए बोलता है, आप आखिरकार मिलने आई हैं। मैं सोनी हूँ मिस एलिना। ये कहते हुए वह बटलर बहुत ही खुश होता है। ये भी कैशियर का बटलर है। एलिना माफी मांगते हुए बोलती है, मैं इन दिनों बहुत ही व्यस्त रही हूँ। बटलर बोलता है, मैं किसी माफी की तलाश में नहीं था। एलिना बोलती है, कृपया मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आप पहले करते थे। वह बटलर की तरफ देखते हुए बोलते है, क्या हिज एक्सेलेंसी से मिलने का कोई मौका नहीं है? बटलर बोलते है, मुमकिन है कि आज आप उन्हें नहीं देख पाए। ये सुन के एलिना परेशान हो जाती है। बटलर बोलता है, मुझे खेद है कि आप इतनी दूर से आए हैं। एलिना बोलती है, ठीक है, हिज एक्सेलेंसी बहुत ही व्यस्त है। वह मन में सोचती है, सोनिया असहज लग रहा है, क्या हिज एक्सेलेंसी ने उनसे कुछ कहा? बटलर बोलते हैं, कृपया एक पल के लिए रुके, मैं आपके लिए कुछ केक लाऊंगा जो मैंने नई दुकान से खरीदा है, जो आज ही खुली है। एलिना उन्हें धन्यवाद बोलती है और बटलर को जाते हुए देखती है। कुछ देर बाद वह टहलने निकल जाती है। अचानक वह खिड़की के पास रुककर बाहर की तरफ देखने लगती है। बाहर का नजारा बेहद ही सुंदर दिख रहा होता है। वह बाहर का नजारा देखते हुए सोचती है, मैं जल्दबाजी में बिना किसी योजना के यहाँ आई हूँ। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पहली नजर में देखना आसान हो। क्या उसने मुझसे स्नेह खो दिया है क्योंकि मैं शादी से मना करती रही? ये सोचते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे ऐसा लगता है मैं स्थिति को बिना समझे ही जिद्दी बन गई थी। उसकी नजरों में मैं शायद मूर्ख लग रही थी। अब मेरा क्या होगा? किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिया गया, इसका मेरी गलतियों से कोई लेना देना नहीं है। जबरन शादी, यह पूरी तरह से मेरी इच्छा के विरुद्ध है। फिर भी अगर मैं इस देश को छोड़ दूं और कभी भी उसकी खबर ना सुन सकूं, तभी एक आवाज आती है, एलिना। अपना नाम सुनकर वह अपनी आंखें खोल के सामने देखती है। आदमी बोलते हैं, क्या चल रहा है? हम देखते हुए कोई और नहीं ड्यूक होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं कि मेरे शब्द कम पड़ गए हैं बताने के लिए इनको। ड्यूक को सामने देख के एलिना बोलती है, और एक्सलेंसी, खैर मैं आपको एक तोहफा देना चाहती थी। वह उनकी तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए बोलती है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसे मैं आपको भोज में नहीं दे सकी। मैं चाहती थी आपके जीत पर बधाई। ड्यूक जब बॉक्स खोलकर देखते हैं, उसमें एक घड़ी होती है। ड्यूक बोलते, वास्तव में ये ऐसा दिखता है। एलिना घबराते हुए बोलती है, मैंने सोचा कि ये आकार सबसे अच्छा होगा, अगर आपको ये पसंद नहीं है। ड्यूक बोलते, नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद है। यह बोलकर वह उस घड़ी को अपने सीने से लगाकर हंसते हैं। उनकी बातें सुनकर एलिना को तो रोना आ जाता है। एलिना अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, अरे रुकिए, मुझे खेद है। खैरानी से बोलते, तुम किस बात की माफी मांग रही हो? एलिना आंसू साफ करते हुए बोलती, क्योंकि मैं रोने लगी। यह सुनकर ड्यूक को हंसी आ जाती है। एलिना अपनी बात को ढंग से नहीं बोल पा रही होती है। उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलते है, कल मैं तुम्हें रोते देख के गुस्सा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे प्रति अधिक कठोर होने की योजना बना रहा था। बोलते, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम गुस्से में क्यों थी? वह तुम्हें किसी विदेशी देश के सुअर को बेचने की कोशिश कर रहा है, और अभी तक तो आपने उच्च समाज में वह नहीं किया है, और इस बीच आप यही सोच रहे थे कि मुझसे शादी करने से कैसे बचे। मुझे गुस्सा होने का पूरा अधिकार था ना। एलिना बोलती, मुझे माफ करें। बोलते, एलिना